प्यारे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस कंसेप्ट्स। तो जिसमें हम आज स्टडी करेंगे अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेस कंसेप्ट्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अर्लियर व्यूज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। So, according to earlier views, acids were substances that tasted sour, यानी कि जो खट्टे होते हैं, changed the color of litmus paper from blue to red, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, soluble in water, वाटर में soluble हैं, and react with certain metals, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करते हैं। और जो बेसिस हैं, बेसिस वर सब्सटेंसेस दैट टेस्टेड बिटर, यानी कि जो कड़वे होते हैं वो बेसिस हैं। हैव सोपी फील, उनको टच करने पर सोपी फीलिंग आती है। चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड न्यूट्रलाइज एसिड्स, और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर 3 मेन कंसेप्ट्स रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो हम सबसे पहला कंसेप्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है नंबर 1, अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, an acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions, that is protons, in the aqueous solution। यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में डिसोसिएट हो जाता है और प्रोटॉन्स रिलीज करता है। एंड ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल एनाइंस, यानी कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल एनाइंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। नाउ अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में अभी पढ़ा अर्हेनियस कंसेप्ट यानी कि फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो इसमें एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होती है, और जब इन सब्सटेंसेस को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये वाटर में जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो एज ए पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, उसको रिलीज करते हैं वाटर में। तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को एसिड्स बोलेंगे। तो हम प्रोटॉन को जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है उसको H पॉजिटिव AQ यानी कि हाइड्रेटेड, वाटर में वो क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है प्रोटॉन्स, तो उसको हम H पॉजिटिव AQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अब जो प्रोटॉन होता है वो इतने स्मॉल साइज का होता है कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि हाईली स्मॉल साइज्ड हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी होती है दैट इज वेरी हाई। इस वजह से जो प्रोटॉन है स्मॉल साइज होने की वजह से और वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है उसके लोन पेयर के साथ जो है ये शेयर कर लेता है उसके लोन पेयर को, और इस तरह से ये हाइड्रोनियम कैटाइन H3O पॉजिटिव कैटाइन बनाता है। तो यानी कि आप प्रोटॉन को H पॉजिटिव AQ से शो कर सकते हैं या हाइड्रोनियम कैटाइन H3O पॉजिटिव से शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटॉन है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड है और चार्ज डेंसिटी भी वेरी हाई है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसलिए इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर को शेयर करके हाइड्रोनियम कैटाइन बनाता है। हाइड्रोनियम जो आपका कैटाइन है, हाइड्रोनियम कैटाइन, वो एक्वस सॉल्यूशन में उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो नेगेटिव पोलर एंड है वाटर मॉलिक्यूल का यानी कि ऑक्सीजन एंड, वो फेस करता है हाइड्रोनियम
कैटायन की तरफ और हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है तो इनका फार्मूला बन जाता है हाइड्रेटेड प्रोटॉन का H5O2 पॉजिटिव AQ। अगर मान लो हाइड्रोनियम कैटायन के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं तो हाइड्रेटेड प्रोटॉन का फार्मूला बन जाता है H7O3 पॉजिटिव। अगर मान लो हाइड्रोनियम कैटायन के साथ तीन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं तो हाइड्रेटेड प्रोटॉन का फार्मूला बन जाता है H9O4 पॉजिटिव। यानी कि आप H पॉजिटिव AQ यानी कि हाइड्रेटेड प्रोटॉन को आप H3O पॉजिटिव AQ या फिर H5O2 पॉजिटिव AQ या फिर H7O3 पॉजिटिव AQ या फिर H9O4 पॉजिटिव AQ, इनमें से किसी भी फार्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम हाइड्रेटेड प्रोटॉन को H पॉजिटिव AQ या H3O पॉजिटिव AQ यानी कि हाइड्रेटेड प्रोटॉन H पॉजिटिव AQ या हाइड्रोनियम कैटायन H3O पॉजिटिव से शो करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ अर्हेनियस एसिड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्हेनियस एसिड में जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्हेनियस एसिड्स। अब अगर कोई सब्सटेंस एक प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है तो उसे बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड्स और मोनोप्रोटिक एसिड्स। अगर मान लो कोई सब्सटेंस एक से अधिक प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीबेसिक एसिड्स और पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे आपका मोनोबेसिक एसिड्स और मोनोप्रोटिक एसिड्स, यानी कि वो अर्हेनियस एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में वन प्रोटॉन रिलीज करता हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है प्रोटॉन और क्लोराइड एनाइन में। तो इसका एक मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन रिलीज करता है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है। और ये जो सिंगल हेडेड एरो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करता है कि ये 100% जो है वो आयोनाइज हो रहा है, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। तो इसलिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली आपका नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक्वस सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाता है, एक प्रोटॉन और एक नाइट्रेट एनाइन में। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है आपका एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है, एक प्रोटॉन और एक एसीटेट एनाइन में। लेकिन यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है। रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जो एस्टिक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज होता है, यानी कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। और ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड में डिसोसिएशन हो रही है और बैकवर्ड में एसोसिएशन हो रही है। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में अनआयोनाइज्ड एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स और उनके आयंस के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आती है आपकी कैटेगरी डाइबेसिक और डाइप्रोटिक एसिड्स। जब किसी अर्हेनियस एसिड का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में दो प्रोटॉन रिलीज करता है तो उस अर्हेनियस एसिड को हम बोलते हैं डाइबेसिक और डाइप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में इसका एक मॉलिक्यूल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो दो प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है, इसलिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड। फर्दर द सल्फ्यूरिक एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इनटू प्रोटॉन्स एंड सल्फेट एनाइंस। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड।
तो यानी कि कार्बोनिक एसिड के जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। सेकंड, द कार्बोनिक एसिड जो है वो पार्शली आयोनाइज हो जाता है इनटू प्रोटॉन्स एंड कार्बोनेट एनाइन में एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। इसका मतलब कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। नेक्स्ट आता है फास्फोरस एसिड। तो फास्फोरस एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। इसका मतलब फास्फोरस एसिड भी क्या है, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड है। फर्दर अगर हम फास्फोरस एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में 3 हाइड्रोजन एटम है, जबकि 3 हाइड्रोजन एटम में से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जो है वो आयनाइजेबल है, जो एज ए 2 प्रोटॉन्स जो है वो रिलीज हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये जो 1 हाइड्रोजन एटम है फास्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल में वो नॉन आयनाइजेबल क्यों है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फास्फोरस एसिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो फास्फोरस एसिड जिसका फार्मूला H3PO3 है, इसमें सेंट्रल एटम है फास्फोरस जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें P जो है वो डबल बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन एटम और 2 OH ग्रुप के साथ ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द फास्फोरस एसिड इज टेट्राहेड्रल। अब इसमें जो 2 हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दैट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो ऑक्सीजन क्या करती है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। इस तरह से जो 2 हाइड्रोजन है विच आर अटैच्ड विद द या बॉन्डेड विद ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम्स इन फास्फोरस एसिड, दिस 2 हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स। अब ये जो 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स हैं ये रिलीज होती है वाटर में एज 2 प्रोटॉन्स, जबकि जो तीसरी हाइड्रोजन है जो डायरेक्ट फास्फोरस से कोवलेंट बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, जो कि आयोनाइज नहीं होती है और अटैच्ड रहती है इन फास्फाइट एनाइन में। फर्दर जो आपका फास्फोरस एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए फास्फोरस एसिड इज ए वीक एसिड। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 2 प्रोटॉन्स रिलीज करता है। इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड भी क्या है आपका डाइबेसिक और डाइप्रोटिक एसिड। फर्दर जो आपका सल्फ्यूरस एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज हो जाता है इनटू प्रोटॉन्स एंड सल्फाइट डाइवलेंट एनाइंस। तो इसका मतलब जो आपका सल्फ्यूरस एसिड है इट इज ए वीक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक एसिड्स। सो वो अर्हेनियस एसिड्स जिनका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 3 प्रोटॉन्स रिलीज करता हो उसको बोलेंगे हम ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फास्फोरिक एसिड है, जब आप फास्फोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है फास्फोरिक एसिड का वो 3 प्रोटॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है। हैंस फास्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक एसिड्स। अब अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे फास्फोरिक एसिड का, सो इट इज H3PO4, यानी कि फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और वो तीनों ही आयोनाइजेबल हैं, क्योंकि तीनों ही एज ए प्रोटॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होती हैं। अगर आप फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है
और फास्फोरिक एसिड की ज्योमेट्री एंड शेप टेट्राहेड्रल है। अब इसमें जो है फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्डेड है और 3 OH ग्रुप्स हैं और हर एक OH ग्रुप जो है वो सेंट्रल फास्फोरस एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और हर एक OH ग्रुप में जो हाइड्रोजन है दैट इज आयनाइजेबल, क्योंकि हर एक OH ग्रुप में जो H एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है वो एज ए प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर देता है। तो इस तरह से अगर आप फास्फोरिक एसिड को देखें सो देयर आर 3 H एटम्स विच आर बॉन्डेड विद 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस वजह से ये जो 3 H एटम्स हैं फास्फोरिक एसिड में, दीज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। और ये 3 ionizable hydrogen atoms in the aqueous solution are released as 3 protons in the aqueous solution. Further, the phosphoric acid in the aqueous solution जो है वो partially ionized होता है into phosphate trivalent anion and 3 protons। इस वजह से जो आपका फास्फोरिक एसिड है दैट इज ए वीक एसिड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिज, द बेसिज आर दो सब्सटेंसेस विच इन द एक्वस सॉल्यूशन रिलीज हाइड्रोक्सिल एनाइंस, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल एनाइंस को रिलीज करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स, नंबर 1 मोनोएस्टिक बेसिस, यानी कि मोनोएस्टिक बेसिस वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में एक हाइड्रोक्सिल जो एनाइन है वो रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू सोडियम कैटाइंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस में। तो इसका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल एनाइन रिलीज करता है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये जो सिंगल हेडेड एरो शो कर रहा है कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएट होता है और लगभग कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएटेड हो जाता है इनटू सोडियम कैटायंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस में। और इसके सोडियम कैटायंस और हाइड्रोक्सिल एनाइन जो है वो रिकम्बाइन करके बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड नहीं करते हैं। इसी तरह से आपका है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये मोनोएस्टिक है क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल एनाइन को रिलीज करता है। और ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है पोटासियम कैटायंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस में। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस सॉल्यूशन में इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो एक हाइड्रोक्सिल एनाइन रिलीज करता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका मोनोएस्टिक बेस है, लेकिन ये वीक बेस है क्योंकि जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है इनटू अमोनियम कैटायंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होता है इनटू अमोनियम कैटायंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस में, इसलिए ये वीक बेस है। और ये आफ्टर सम टाइम जो है जो अनआयोनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं उनके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएटेड आयंस के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है।
इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डाई एस्टिक बेसिस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोक्सिल एनाइंस को रिलीज करता है। तो इस तरह के जो बेसिस होते हैं उनको बोलते हैं हम डाई एस्टिक बेसिस। फॉर एग्जांपल जो आपके अल्कलिन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो डाई एस्टिक बेसिस हैं। जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोक्सिल एनाइंस रिलीज करता है। इस तरह से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोक्सिल एनाइंस रिलीज करता है। अब ये जो आपके अल्कलिन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ये वीक बेसिस हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू मेटल कैटाइंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस। तो ये जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं यानी कि ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, तो यानी कि इस तरह के रिवर्सिबल जो आपके ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन प्रोसेस है, जो आपके अल्कलिन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो डाई एस्टिक बेसिस हैं। जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोक्सिल एनाइंस रिलीज करता है। इस तरह से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोक्सिल एनाइंस रिलीज करता है। अब ये जो आपके अल्कलिन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ये वीक बेसिस हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू मेटल कैटाइंस एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस। नेक्स्ट ट्राई एस्टिक बेसिस, यानी कि वो बेस जिसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में 3 हाइड्रोक्सिल एनाइंस को रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल एनाइंस को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है। फर्दर जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली जो डिसोसिएट होता है इनटू एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट कैटाइन एंड हाइड्रोक्सिल एनाइंस, इसलिए जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है। Second concept of acid base is Bronsted-Lowry concept of acids and bases. According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance which can donate proton, while a base is a substance which can accept a proton. In other words, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. तो जैसे कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन डोनर हैं वो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड। और जो सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करता है और जो अमोनिया है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से HCl एज ए प्रोटॉन डोनर एक्ट्स एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड और अमोनिया एज ए बेस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन एक्ट्स एज बेस। और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एसिड एंड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस अमोनियम कैटाइंस एंड क्लोराइड एनाइंस। सिमिलरली जो आपका अमोनियम कैटाइन है वो एक्वस सॉल्यूशन में एज ए एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है और अमोनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। और वाटर जो है वो एज ए बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज कंटेनिंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर जो है एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम कैटायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो एज ए बेस बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, वाटर जो है वो एज ए एसिड भी बिहेव करता है बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वाटर जो है वो एज ए प्रोटॉन डोनर यहाँ पर एसिड एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, और जो कार्बोनेट है जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनेट एनाइंस एक्वस सॉल्यूशन में बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन एक्ट्स एज बेस। तो वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके हाइड्रोक्सिल एनाइन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जो कार्बोनेट है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बाइकार्बोनेट एनाइन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप देखते हैं कि वाटर जो है sometime acts as base and sometime acts as acid, यानी कि the substance which is capable of donating as well as accepting the proton, that substance is called amphoteric substance। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज ए एसिड क्यों बिहेव करता है? क्योंकि वाटर जो है आपको पता है वो डिसोसिएट हो जाता है इन द एक्वस सॉल्यूशन इनटू प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस में। इस वजह से वाटर जो है वो एज ए प्रोटॉन डोनर एज ए एसिड बिहेव करता है बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन, क्योंकि वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल एनाइन में, तो इसलिए वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके एज ए एसिड बिहेव करता है। सिमिलरली वाटर कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज कंटेनिंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम कैटायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। सो हेयर बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन द वाटर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज ए बेस। सो वी कैन से द वाटर इज an amphoteric substance. Thus we can say these acid base reactions are regarded as proton transfer reactions. Thus we can define amphoteric substances, those substances which are capable of donating as well as accepting the proton are called amphoteric substances. Now conjugate acid base pairs. The base formed from an acid is referred to as the conjugate base of the acid. Similarly, the acid formed from a base is called the conjugate acid of the base. To understand the conjugate acid base pairs, consider a reaction between water and ammonia in the aqueous solution. So here the water acts as the acid by donating the proton and transforms into hydroxyl anions. So hydroxyl anions has the tendency to accept the proton in the backward direction to transforms into water molecule. So we can say the hydroxyl anions can act as a base in the backward direction. So hydroxyl anion is the conjugate base of acid water. Similarly, the ammonia molecule has the tendency to accept the proton due to presence of lone pair of electron on the nitrogen atom, hence acts as the base and transforms into ammonium cation. And ammonium cation has the tendency in the backward direction to donate the proton and transforms into ammonia base. Hence the ammonium cation is the conjugate acid of the ammonia base. Hence, we can say an acid is a substance which donates proton and transforms into a conjugate base, and a base is a substance which accepts proton and transforms into a conjugate acid. So, thank you. धन्यवाद.